हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो कि अपने राजस्थान जेईई के एग्जामिनेशन में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कैसे लग रहे हैं वीडियोस ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट कर रखा था दोस्तों राजस्थान जीएस के अंदर, अगर मैं बात करूँ राजस्थान ज्योग्राफी, तो अपन ने ऑलरेडी 17 पार्ट अपलोडेड कर चुके हैं। तो आई होप आपने वो पहले के वीडियोस देख लिए होंगे, और उसके बाद आप एक एक करके टॉपिक्स को कंप्लीट करते जा रहे होंगे। इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं कुछ, है ना। अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी। आज अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो अपना पार्ट 18 में अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों अपन ने जो लास्ट वाला जो अपना पार्ट था, पार्ट 17, उसके अंदर लास्ट में आपका वीडियो थोड़ा सा कट गया था, है ना। तो वो जो कटा हुआ पार्ट है उसको आप लिख लीजिए। मैंने पढ़ा दिया था लेकिन वो वीडियो ही कट गया था, तो आप पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना में आपने जहाँ तक भी लिखा था उस वीडियो में, उसके आगे से फिर इसको लिख लीजिए ना। बांवरिया बांध अलवर, जिसका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम तथा लागत 10 लाख रुपए से कम हो, वो किसके अंदर आ जाती है, लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना में। बांवरिया बांध अलवर, समर सरोवर बी बांध अलवर, खो बांध करौली, बत्तीसा नाला सिरोही, संतूर माताजी बूंदी, भीमनी झालावाड़, बांदी सांदड़ा जालोर, आकोली जालोर, माला देवी बांध चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ये जो बांध है वो आप लिख लीजिए जहाँ से भी आपका छूटा है ना, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं, अपने आज के टॉपिक पे, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों स्टूडेंट्स, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जो राजस्थान का जो फिजिकल डिवीज़न की अगर मैं बात करूं, जो अपना जो राजस्थान है, तो उसके फिजिकल डिवीज़न की बात करूं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, तो इसको 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। किसकी दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, फिजिकल जो दृष्टि है उसकी दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल डिवीजन, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भौतिक प्रदेशों में से विभाजित किया गया। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे की बात करूं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली जो अपने मध्य में से जा रही है, अगर जैसे मान लीजिए ये अपना राजस्थान है और ये इधर का हिस्सा हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह जो बीच में से जा रही है एकदम राजस्थान के, जहाँ से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो कौन सा, अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। फिर बात करें पूर्वी मैदानी भाग, जो अपना ईस्ट का मैदानी भाग है, और दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग। तो ये तो कौन सा हो गया, पूर्वी मैदानी भाग, और ये हो गया दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। तो इनको एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डालिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं अपन। पहला है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो अपना रेगिस्तान वाला जो हिस्सा है वो किसके अंडर आ गया, वेस्टर्न मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसके अंदर अपना आ गया, जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पहला ये
दूसरे की मैं बात करूं तो जो अपनी अरावली सीरीज़ है वो आ गई, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे की मैं बात करूं तो वो हो गया अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा और आखिरी है अपना दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, ये जो हिस्सा है यहाँ पे पठार आ जाता है, ये मध्य प्रदेश के आसपास टच होता रहता है, तो यहाँ पे क्या अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अपना राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश का जो टॉपिक है, राजस्थान का आपको कोई एक ऐसा भी एग्ज़ाम नहीं मिलेगा जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आया हो। तो बड़े ही आराम से, बड़े ही शांति से आपको एक एक चीज़ें समझनी है। मैं एक एक चीज़ें आपको समझाता जाऊंगा और इजीली अपन चीज़ों को कवर कर लेंगे, है ना। हार्ड नहीं है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है ना। आपने एक बार समझ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई अपने चारों प्रदेशों की। अब अपन एक एक करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो छोटे हैं उन्हें कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अपन बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसका एक नाम और मिलता है आप लोगों को, वो आप सुनते होंगे, क्या नाम मिलेगा, हाड़ौती का पठार। क्या मिलता है, हाड़ौती का पठार, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूं इसका जो उत्पत्ति है, जो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे बना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहले आप इतना लिखिए, अब देखिए अपन बात कर रहे हैं इसके उत्पत्ति की, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं दोस्तों, तो जो हाड़ौती का जो पठार है, इसकी उत्पत्ति कौन से काल में माने जाती है। जो अपना ज्योग्राफी के अंदर अपन जो काल पढ़ते हैं, वहाँ अपन क्या पढ़ते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की चीज़ें अपन पढ़ते हैं, बहुत बहुत पुराने सालों की बात करते हैं। तो इनको क्या किया गया है, जो ज्योग्राफी में जितनी भी अलग अलग काल के नाम दिए गए हैं, जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसकी उत्पत्ति हुई मध्यजीवी महाकल्प, है ना। कौन से, मध्यजीवी महाकल्प, या फिर इसका एक नाम और मिलता है मीजोजोइक एरा। क्या नाम मिलेगा, मीजोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में हुआ। कब हुआ इसका, क्रिटेशियस काल में इसका उत्पत्ति हुई। तो लिखिए इसमें लिखिए हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प, या फिर क्या नाम मिलता है इसका, मीसोजोइक एरा। क्या नाम और मिलता है आपको, मीसोजोइक एरा भी इसका नाम मिल जाएगा आपको, ठीक है। मीसोजोइक एरा के एक काल है, मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में हुआ। तो कौन से कल्प मतलब एरा में हुआ,
मीसोजोइक एरा या फिर मध्यजीवी महाकल्प एरा या महाकल्प के क्रिटेशियस, एक क्या है, क्रिटेशियस काल में हुआ। आप सबको पता होगा, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी में अगर कहीं भी थोड़ा बहुत इस तरीके से पढ़ा है, तो पहले क्या था, पृथ्वी दो भागों में अपना विभाजित था। एक था अपना गोंडवाना भूमि और अपना क्या था, गोंडवाना भूमि और मतलब सिंपली क्या था कि एक पेंथलासा था और एक पेंजिया था, है ना। जब पेंथलासा तो इस तरीके से, जैसे मैं मान लीजिए जो पानी वाला जो पूरा इलाका था वो सब उसको क्या कह दिया गया, पेंथालासा, है ना। और जो ज़मीन वाला जो जहाँ पे भूमि थी वो था अपना पेंजिया। लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। ये बात हो रही है 250 मिलियन ईयर पहले की बात है, अगो, है ना। 250 मिलियन ईयर अगो की मैं ये बात कर रहे हैं अपन। ये अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था उसके द्वारा, है ना। फिर क्या हुआ कि इनका विभाजन हुआ, इस भूमि का विभाजन हुआ इस तरीके से, और एक इधर बन गया, एक भूमि और इधर, और बाकी और पानी पानी रहा, है ना। ये इधर इस तरीके से, इसको तो बोल दिया गया अंगारा भूमि या लॉरेशिया, और इसको बोला गया गोंडवाना भूमि। क्या बोला गया, गोंडवाना भूमि। और जो बीच में जो पानी का जो पार्ट था उसको बोला गया टेथिस सागर। और अगर मैं इसकी ईयर की बात करूं तो ये था 220 मिलियन वर्ष पहले। फिर इससे कन्वर्ट होके जो अपने महाद्वीप हैं अलग अलग, जैसे ये अपना कॉन्टिनेंट्स बन गए, ये इधर की तरफ अपना इस तरीके से एशिया बन गया, ये अपना अफ्रीका वाला पार्ट बन गया, अमेरिका वाला, ये इधर अफ्रीका, इस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। ये इधर अपना ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। ये कब था, 250 मिलियन वर्ष पहले। ये कब था, 220 मिलियन वर्ष पहले। और ये कब बना, 60-70 मिलियन वर्ष पहले। तो समझ में आया ये किसने सिद्धांत दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत अपन को दिया था। ठीक है, तो ये बात थी अपने, ये कुछ चीज़ अपन ने पढ़ी। इंडियन जीएस का थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं अल्फ्रेड वेगनर का, लेकिन अब यहाँ पे अपन को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो मैंने फिर भी आपको एक चीज़ समझा दिए। तो जो क्रिटेशियस काल के जो हाड़ौती का पठार है, गोंडवाना लैंड जो मैंने बताया अभी आपको, उसमें क्या हुआ, ज्वालामुखी क्रिया होती थी। ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण उसमें क्या होता था कि दरार पड़ जाती थी। दरार होने के क्या, उसके कारण दरार, जैसे मान लीजिए कहीं भी पड़ेगी तो वहाँ से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, यहाँ पे दरार पड़ेगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, लावा, और लावा निकलेगा तो फिर ये क्या जमता जाएगा, मतलब एक उठा हुआ क्षेत्र बना लेगा, और उठा हुए क्षेत्रों को हम क्या कह देंगे, पठार कह देंगे। तो इस तरीके से था। इसके बाद लिखिए क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुई है। ठीक है, तो यह बात हो गई इसकी उत्पत्ति की। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन विस्तार की। तो नेक्स्ट इसी में सब इससे छोटे छोटे हेडिंग्स हैं। विस्तार, तो विस्तार की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसके बात करूं क्षेत्रफल की, अगर राजस्थान में से इसका टोटल क्षेत्रफल मैं मानूं एरिया का, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6.49% ऑफ टोटल राजस्थान एरिया। जो राजस्थान का पूरा जो एरिया है उसका कितना है, टोटल 6.49। और फिर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो यहाँ पे राजस्थान की टोटल जनसंख्या की अप्रॉक्स 11%
परसेंट जनसंख्या निवास करती है। और अगर आपको राउंड फिगर में कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है इस तरीके से, तो अगर 10 भी दिया होगा तो वो भी चलेगा। तो आपको याद रखना है कि 11 है, कि ऑप्शन में क्या लिखा है, 11 है तो 11 चल जाएगा, और अगर 10 है तो 10 चल जाएगा। तो जनसंख्या राजस्थान की कितनी निवास करती है यहाँ पे, 10%। फिर बात करें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो अगर ज़िलों की बात करूं तो यहाँ पे 4 ज़िले आते हैं अपने। आपको पता है निचला जो अपना ये है अपना दक्षिण पूर्वी, तो इधर कौन कौन से आएंगे, ये इधर वाला है ना, तो ये है अपना कोटा, देखे होंगे आपने मुकुंदरा हिल्स, ये सारे पठारी क्षेत्र ही हैं ना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, तो ये 4 ज़िले आते हैं। तो लिख लीजिए आप। आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। जो प्रश्न आते हैं अपने विशेषताओं से काफ़ी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं विशेषता। तो अगर मैं बात करूं इसकी विशेषताओं की, ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी अपन बात करेंगे। तो देखिए हाड़ौती के जो पठार हैं, मैंने भी आपको बताया कैसे इनका निर्माण हुआ, ज्वालामुखी क्रिया से इनका निर्माण हुआ। अब आपको पता है ज्वालामुखी, जैसे मान लीजिए यह कोई ज्वालामुखी का कोई सोर्स है, यहाँ से ज्वालामुखी निकली इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ज्वालामुखी जो निर्मित होते हैं नीचे क्या होता है से एक तरीके से लावा निकलता है, लावा निकल के ये यहाँ पे जमाव चालू करता है, और जमाव करने से जो चट्टान बनती है उसे बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें। क्या नाम बोला जाता है उनको, बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है, या फिर इनका एक नाम और मिलता है बाह्य आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। तो अगर मैं बात करूँ हाड़ौती के पठार ज्वालामुखी से बना है, तो ज्वालामुखी से कौन सी चट्टानें बनती हैं, बेसाल्ट चट्टानें या फिर बाह्य आग्नेय चट्टानें पाई जाती है ना। और जिनमें बालू का पत्थर तथा एल्यूमिनियम, अगर इसके अंदर मैं बात करूँ इसमें किसका स्टोरेज है, किसका भंडार मिलेंगे, तो बालू का जो पत्थर मैंने आपको वहाँ पे खनिज में पढ़ाया था, बालू का पत्थर तथा जो एल्यूमिनियम अपना जो मेटल है वो इसके भंडार पाए जाते हैं। तो समझ में आई चीज़, तो लिखिए हाड़ौती के पठार में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें बालू का पत्थर तथा एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली विशेषता यह हुई। अब मैं बात करता हूँ दूसरी विशेषता की। तो दूसरी विशेषता है जो हाड़ौती का पठार है, यहाँ पे कौन सी मृदा मिलेगी, कौन सी मिट्टी का प्रकार मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पठार है, पठार से क्या होगा, पानी से कट कट के ज़मीन, मतलब पठार कटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे क्या होगा, पठार से मिलेगी अपन को काली मृदा। कौन सी मृदा, काली मृदा। अभी जब मैं आपको राजस्थान का मृदा पढ़ाऊंगा वहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा। तो अपन को काली मिट्टी यहाँ से मिलने वाली है ना। और काली मिट्टी का एक साइंटिफिक नेम होता है वर्टिसॉल। क्या नेम होता है, वर्टिसॉल। ठीक है, तो लिखिए, वहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा आपको इजीली, लेकिन यहाँ पे भी बता दिया मैंने। हाड़ौती के पठार में
हाड़ौती के पठार में काली मृदा, या तो काली मृदा बोल दिया जाएगा या फिर वर्टिसॉल, है ना। यूजुअली इसके साइंटिफिक नेम से ही इसको बोला जाता है, वर्टिसॉल का विस्तार है। ठीक है, ये बात होगी इसकी मृदा की। अब मैं बोलूं, ठीक है, ये लिख लिया आपने, लिख लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं जो राजस्थान में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता, मतलब जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं या फिर जो पानी से संबंधित जो जैव विविधता है, जलीय जैव विविधता वाला जो भौतिक प्रदेश है, वो कौन सा है सबसे ज़्यादा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आप सब जानते होंगे जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो अपने बारां, कोटा, झालावाड़ और बूंदी में ही होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सर्वाधिक जलीय जैव विविधता, एक्वेटिक जो बायोडाइवर्सिटी है, वो आपको बहुत ही अच्छी और सबसे ज़्यादा मिलेगी राजस्थान में। तो लिखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पठार भी है, तो यहाँ से क्या होगा? राजस्थान की जो सर्वाधिक नदियाँ हैं वो भी कहाँ से निकलेगी? यहीं से निकलेगी। अब जब वर्षा ज़्यादा होगी, नदियाँ ज़्यादा निकलेगी, तो आपको जो अपरदन या फिर इरोजन की जो समस्या है, क्या वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा होगी। तो जो अपरदन की समस्या है वो भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यहीं मिलेगी। तो लिखिए, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है ना, जिनमें जलीय अपरदन, वाटर इरोजन, अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। ये बात हो गई, ठीक है। लिख लीजिए आप। अब मैं बात करूं, हाड़ौती की पठार की जो मुख्य नदी है वो है अपनी चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। और अगर इसके ढाल की बात करें, इसकी जो ढाल मतलब इसका बहाव क्षेत्र है, यूजुअली बहाव क्षेत्र नदियों का कैसा है? नॉर्थ ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा, मतलब नॉर्थ से उत्तर से। लेकिन अगर मैं बात करूं इस चंबल नदी की, तो इसका कहां से है? दक्षिण से उत्तर की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ है। तो लिखिए इसमें, हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी चंबल नदी है तथा इसका ढाल है ना, बहाव क्षेत्र, ढाल दक्षिण से उत्तर का है। तो यह बात हो गई दोस्तों इसके बहाव क्षेत्र की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इन वीडियोस को आपको प्लेलिस्ट पता ही है, राजस्थान जीएस जीके फॉर मिल जाएगा वहाँ पे आपको, तो उस प्लेलिस्ट को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो यह बात हो गई अपने किसके विशेषताओं की। अब इसके वर्गीकरण की मैं कुछ बात करता हूँ। तो देखिए, वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो दो भागों में इसका विभाजन, इसको डिविडेशन किया गया है। एक है अपना विंध्य कगार क्षेत्र और एक है दक्कन का पठार। ये बेसिकली इसका जो डिवीज़न है, जो इंडियन ज्योग्राफी पे अपन टॉपिक्स पढ़ते हैं, जो अपना विंध्यांचल जो सीरीज़ है ना, विंध्यांचल पठार है, अपना विंध्यांचल सीरीज़ है ना, इसी तरह दक्कन का पठार है ना, तो वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ते हैं वही, क्योंकि ये उसी कोई भी चीज़ है वो राजस्थान की इंडियन ज्योग्राफी के बाद पहले इंडियन ज्योग्राफी आती है, देन राजस्थान ज्योग्राफी आती है। ठीक है, तो उसी के रिलेशन पे तो दो भागों में उसको विभाजित किया, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। तो इसकी मैं बात करूं तो इसकी विशेषता यह है, विंध्य कगार क्षेत्र जैसे अपनी अरावली है वैसे ही विंध्यांचल सीरीज़ आपको मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ का मतलब आधा जो अपना चांद होता है, इस तरीके की शेप की आपको पहाड़ियाँ मिलेगी। तो इसके अंदर लिखिए अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ। ठीक है, ये हुई बात पहली। दूसरी मैं बात करूं, जब कोई सीरीज़ है, कोई पर्वतमाला है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वहाँ पे मैदान बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वहाँ बरसात होगी और वहाँ नदियाँ निकलेगी, तो वहाँ पे कौन से मैदान का निर्माण होगा, नदी निर्मित मैदान का। ये बात हुई। तीसरी मैं बात करूं, यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये बात हो रही है, यहाँ पे अपन को एक चीज़ मिलेगी, शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि का मतलब है वह भाग जो थोड़ा उठा हुआ है। तो पठारी क्षेत्र ऑब्वियस सी बात है उठा हुआ ही होगा, तो यहाँ पे कौन सा अपन को जगह मिलेगी, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो ये बात हो गई किसके, विंध्य कगार क्षेत्र की। ठीक है, अभी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक एक चीज़, क्या क्या है शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर, क्या अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ क्या है ना, कौन कौन सी हैं, एक एक डिटेल में। पहले एक बार सब टॉपिक टाइप पढ़ लीजिए। फिर दक्कन के पठार के अंदर दो पठार अपने मिलेंगे आपको, एक मिलेगा आपका झालावाड़ का पठार और एक आपको मिलेगा गंगधर पठार, गंगधर प्रदेश, सॉरी है ना, गंगधर प्रदेश। ठीक है, तो ये किसके अंदर मिलेगा आपको, दक्कन का पठार में। तो झालावाड़ का पठार और गंगधर प्रदेश। ठीक है, तो इतना आप लिखिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, अपन ने कौन सा टॉपिक डाला था वर्गीकरण में, विंध्य कगार क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर अपन पहला जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, अभी आपको ऊपर लिखवाया था, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ थी, नाम से तो पता चल रहा है इसका, जो ये दिखने में कैसी होगी, अर्धचंद्राकार होंगी, जो अपना आधा चांद होता है उस तरीके से ये पहाड़ियाँ अपनी रहेंगी, इस तरीके से, है ना।
वो हो गई अपनी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पहाड़ियाँ लाई करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें अपनी जो पहाड़ियाँ आती है वो है अपनी बूंदी की पहाड़ियाँ। कौन सी? बूंदी की पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन से जगह हैं? ऑब्वियस सी बात है, कौन से ज़िले में होगी? बूंदी में होगी। अब मैं इसकी बात करूँ सर्वोच्च शिखर की, जो उसकी हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? वो है सतूर। कौन सी है? सतूर। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 353 मीटर, है ना। तो सर्वोच्च शिखर है बूंदी की पहाड़ियों में सतूर का, कितना है? 353 मीटर। तो ये बात हो गई बूंदी की पहाड़ियों के बारे में। आगे चलते हैं। फिर आपने सुना होगा मुकुंदरा हिल्स, है ना। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कोटा में। ठीक है, सर्वोच्च चोटी की मैं बात करूं तो उसकी सर्वोच्च चोटी है चांदबाड़ी। क्या नाम है? चांदबाड़ी। कितनी ऊंची है? 517 मीटर। सर्वोच्च चोटी है चांदबाड़ी मुकुंदरा हिल्स की, जो कि है अपने कोटा में। ये बात हो गई। तीसरी है अपनी कुंडला की पहाड़ियाँ। कुंडला की पहाड़ियाँ हैं वो भी आपको कहाँ मिलेगी? कोटा में ही मिलेगी। ठीक है, तो यह बात हो गई कोटा की। ठीक है, चौथी है वो है अपनी रामगढ़ की पहाड़ियाँ। अगर इसके विस्तार की मैं बात करूं तो यह है अपने बूंदी से 12 के मध्य स्थित। ठीक है, बूंदी से 12 के मध्य स्थित है। अब देखिए, यह जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं इसको बूंदी में घोड़े की जो नाल होती है, घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियाँ कहते हैं। घोड़े की नाल की आकार कैसा होता है? इस तरीके का रहता है अपना अप्रॉक्स। ठीक, तो इस तरीके से घोड़े की नाल है, उसके आकार की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए पहाड़ियों को बूंदी में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो ये बात हो गई एक पॉइंट की। दूसरी चीज़ यह है, ये जो इनका निर्माण की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों एक घटना होती है खगोलीय गण, एस्ट्रोफिजिक्स में एक घटना को अपन कहते हैं उल्कापात। उल्कापात जो घटना होती है उसके निर्माण से इसकी माना गया है कि जो उल्कापिंड होते हैं, जो उनका जब उल्कापात होता है तो उस घटना से इसका निर्माण माना जाता है। इसी कारण से राजस्थान का जियो हेरिटेज स्थल है ना, जो जीरो हेरिटेज साइट है उसके अंदर इसको घोषित किया गया है। किसको? रामगढ़ की पहाड़ियों को। तो लिखिए इनका निर्माण खगोलीय घटना उल्कापात से हुई है। इस कारण इसे
राजस्थान का पहला जियो, रिलायंस जियो नहीं है ना जियो हेरिटेज साइट या फिर स्थल घोषित किया गया है। ये बात हो गई अपने रामगढ़ की पहाड़ियों के बारे में, इतना लिख लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ नदी निर्मित मैदान की। तो नदी निर्मित मैदान में कुछ नहीं है। कोटा तथा बूंदी में जो कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे क्या कहा जाता है? नदी निर्मित मैदान। तो लिख लीजिए, कोटा तथा बूंदी में चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। ठीक है, ये बात हो गई अपने नदी निर्मित मैदान की। तो इतना आप लिख लीजिए। आगे मैं बात करता हूँ शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, है ना। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। अब बात कर रहे हैं अपन शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो सबसे पहले बात आती है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है वह होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं जो अपना पूर्वी बारा है, मैं बात कर रहा हूँ ईस्टर्न जो बारा है उसके अंदर 450 मीटर्स की जो उच्च भूमि क्षेत्र है उस उच्च भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहा जाता। समझ में आई? जो पूर्वी बारा में स्थित 450 मीटर से ऊपर का जो उच्च भूमि क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है काम्बा 456 मीटर जो कि है बारा में। तो लिखिए, पूर्वी बारा में स्थित 450 मीटर जिसकी सब उच्च भूमि क्षेत्र जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काम्बा। कौन सी है? काम्बा जो कि है 12 में और इसकी हाइट है 456 मीटर। तो ये बात हो गई शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र की। इतना आप लिख लीजिए। आगे अपन चलते हैं। अपन ने जो पढ़ा था ये तो हो गया अपना विंध्य कगार क्षेत्र। फिर अपन ने अगला क्या वर्गीकरण में एक पढ़ा था? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में मैं बात करूं तो अपन ने पहली क्या हेडिंग डाली थी? झालावाड़ का पठार। तो अगर मैं बात करूं अब झालावाड़ के पठार की, तो झालावाड़ में स्थित जो पठारी क्षेत्र है, जो मालवा का पठार है अपना दोस्तों, अपना जो मालवा का पठार है
इस तरीके से है अपना मध्य प्रदेश के आसपास। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है ये इधर वाला है ना, ये इधर वाला, ये कहाँ पे टच होता है अपने राजस्थान में। तो झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। समझ में आई बात? तो लिखिए इसमें झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है ना, उसके नॉर्थ में है, जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, वो क्या कहलाता है अपना झालावाड़ का पठार। ठीक है, ये बात हो गई अपने किसकी, दक्कन के पठार के अंदर पहला हो गया झालावाड़ का पठार। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए झालावाड़ का पठार। आगे चलते हैं, सेकंड पे लिखिए डगगंगधर प्रदेश। ठीक है, तो सेकंड है अपना डगगंगधर प्रदेश। तो सबसे पहले बात आती है ये होता कौन सा है तो दक्कन का पठार के अंदर ही। तो मैं बात करूं, यह है अपना दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्टर्न जो झालावाड़ है अपना, दक्षिण पश्चिम झालावाड़ में स्थित 350 मीटर की उच्च भूमि। कितनी है? शाहबाद में कितना था? 450 मीटर था, और इसमें है 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र है। तो उसको क्या बोला जाता है? डगगंगधर प्रदेश। दक्षिण पश्चिम झालावाड़ में स्थित 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र क्या कहलाता है? डगगंगधर प्रदेश। तो यह बात हो गई अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो दोस्तों यह था अपना एक टॉपिक, अपन ने जो फिजिकल ज्योग्राफी का था वो कंप्लीट कर लिया है आज वाले वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, सीरीज़ कैसी लग रही है। तो आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।